नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज़ वाज प्लेटो ए फासिस्ट। क्या प्लेटो एक फांसीवादी था? देखिए, प्लेटो के चिंतन के संदर्भ में ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या प्लेटो एक फांसीवादी विचारक है। अनेक विचारकों, जिनमें हम बात करें यदि क्रॉसमैन की, पॉपर की, रसेल की, तो हम देखते हैं कि ये ऐसे विद्वान हैं जो प्लेटो को प्रथम फांसीवादी विचारक मानते हैं। और इसका कारण ये है कि प्लेटो के चिंतन में हमें अनेक जगह फांसीवादी विचारधारा के समान अनेकों विचार देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं कि सुकरात को जहर देने के बाद प्लेटो के मन पर लोकतंत्र के प्रति इस घटना का इतना बड़ा आघात पहुंचा, इतना बड़ा धक्का पहुंचा कि उसने लोकतंत्र की कड़े शब्दों में आलोचना की। और यही कारण है कि अनेक विचारकों ने प्लेटो को अधिनायकवाद और तानाशाही का पिता माना है। उनका मानना है कि प्लेटो इज़ द फर्स्ट फासिस्ट इन द हिस्ट्री। कि प्लेटो क्या है? प्लेटो इतिहास में प्रथम फांसीवादी विचारक है। अब यदि हमें इस प्रश्न की पड़ताल करनी है कि क्या वास्तव में प्लेटो एक फांसीवादी विचारक था या नहीं, तो सर्वप्रथम हमें फांसीवादी दर्शन से, फांसीवादी सिद्धांत से परिचय करना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि फांसीवाद क्या है। देखिए, राजनीति विज्ञान में हम अनेक विचारधाराओं को पढ़ते हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण विचारधाराओं में फांसीवाद भी एक महत्वपूर्ण विचारधारा के रूप में जानी और पहचानी जाती है। हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में इटली और जर्मनी की जो इंटरनल व्यवस्थाएं थी, उसकी जो आंतरिक व्यवस्थाएं थी, वो इतनी अस्त व्यस्त हो गई थी कि विश्व राजनीति में उसका स्थान जो है वो नगण्य प्राय सा हो गया था। और उस समय उसके लिए सशक्त बनना बेहद ज़रूरी हो गया था। तो ऐसे समय में इटली में मुसोलिनी जैसे उग्र सर्वाधिकारवादी व्यवस्था के समर्थक व्यक्ति ने देश की स्थिति और परिस्थिति को सुधारने का बीड़ा उठाया और इस कार्य को उसने फांसीवादी सिद्धांतों के माध्यम से प्रारंभ किया और उसने देश के नवयुगों का एक दल बनाया। तो हम देखते हैं कि जो फांसीवाद है वो एक प्रकार से उग्र सर्वाधिकारवादी आंदोलन था। हम देखते हैं कि 1922 में मुसोलिनी ने फांसीवादी सरकार की स्थापना की और अपने दल का सर्वोच्च नेता होने के कारण वो संपूर्ण इटली का पूर्ण अधिकारी बन गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फांसीवाद जो विचारधारा है वो व्यक्तिवाद का विरोधी है और फांसीवादी कहते हैं कि सब राज्य के अंतर्गत है, कोई भी राज्य के बाहर नहीं है और ना ही कोई राज्य का विरोध कर सकता है। इसी प्रकार फांसीवादी लोकतंत्र को अप्राकृतिक और भ्रांतिपूर्ण मानकर उसकी आलोचना करते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि जो फांसीवादी हैं वो समाजवादी समाज की मूल मान्यताओं में भी विश्वास नहीं करते और वे विश्व शांति का घोर विरोध करते हैं, जबकि युद्ध में इनका अटूट विश्वास होता है। बुद्धिवाद का विरोध करते हुए फांसीवादी बुद्धि एवं तर्क के स्थान पर निष्ठा और विश्वास का समर्थन करते हैं और उनका कहना है कि मनुष्य के सभी निर्णय तर्क संगत हो ये आवश्यक नहीं है। केवल बुद्धिवाद और तर्क के आधार पर मनुष्य सुख में जीवन नहीं बिता सकता। इसलिए फांसीवादी बुद्धिवाद का भी विरोध करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि फांसीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्तिवाद, लोकतंत्र, समाजवाद, शांति, बुद्धिवाद और अंतर्राष्ट्रीयता का विरोध करता है और यह मानता है कि राष्ट्र के लिए मनुष्य और समुदाय को भी न्योछावर किया जा सकता है। अतः राष्ट्र के व्यक्तियों को राष्ट्र के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब यदि हमें ये जानना है कि क्या प्लेटो वास्तव में एक फांसीवादी विचारक था जिसने फांसीवादी विचारधारा का समर्थन किया, तो इस संदर्भ में सबसे पहले हमें प्लेटो के फांसीवाद और फांसीवादी विचारधाराओं के बीच समानताओं को ढूंढना होगा। तो अब हम बात करेंगे प्लेटो और फांसीवाद के बीच मुख्य समानताओं की। तो देखिए, हम देखते हैं कि
प्लेटो अपने राजनीतिक चिंतन में, प्लेटो अपने राजनीतिक दर्शन में फासीवादी विचारधारा के अनुरूप ही अल्पसंख्यकों को शासन का अधिकार देता है। अर्थात जब प्लेटो दार्शनिक शासक का सिद्धांत प्रस्तुत करता है तो हम देखते हैं कि प्लेटो केवल दार्शनिक वर्ग को, केवल संरक्षक वर्ग को, जिसमें शासक वर्ग और सैनिक वर्ग सम्मिलित होते हैं, को ही उच्च शिक्षा प्रदान करने की बात करता है। और इस उच्च शिक्षा के माध्यम से जो व्यक्ति सफल होता है केवल वही दार्शनिक राजा बन सकता है। जबकि जो तीसरा वर्ग है, शासक और सैनिक वर्ग के अतिरिक्त जो हम उत्पादक वर्ग की बात करते हैं, उस उत्पादक वर्ग को प्लेटो शासन के अधिकार से दूर रखता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो का जो राजनीतिक दर्शन है उसमें केवल अल्पसंख्यकों को ही शासन का अधिकार प्रदान किया गया है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही विचारधाराएं, अर्थात प्लेटो की विचारधारा और फासीवादी जो विचारधारा है, दोनों ही लोकतंत्र का विरोध करते हैं तथा अधिनायकवाद और निरंकुश शासन का समर्थन करते हैं। हम देखते हैं कि प्लेटो भी फासीवाद की तरह प्रजातंत्र को भ्रष्ट बताता है और इसे एक अव्यावहारिक शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार करता है। हम देखते हैं कि फासीवाद जिस प्रकार से निरंकुश शासक की बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार प्लेटो भी अपने दार्शनिक राजा के माध्यम से एक निरंकुश शासन का समर्थन करता है। तानाशाही के समान ही प्लेटो अपने दार्शनिक शासक को निरंकुश शक्तियाँ और निरंकुश अधिकार प्रदान करता है। और दार्शनिक शासक जो होता है वो समस्त प्रकार के कानूनों, समस्त प्रकार की परंपराओं और समस्त प्रकार के जनमत से ऊपर होता है, उनसे परे होता है और इन सब का दार्शनिक राजा के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्लेटो की व्यवस्था है उसमें प्लेटो शासक को तानाशाह बनाने की बात करता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि फासीवादी विचारधारा में व्यक्ति राष्ट्र से भिन्न कुछ नहीं है और राष्ट्र के लिए मनुष्य और समुदाय को न्योछावर तक किया जा सकता है। फासीवाद के संबंध में एक कहावत भी है कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत, राज्य के बिना कुछ भी नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो कह सकते हैं कि राज्य के बाहर और राज्य के विरुद्ध फासीवाद कुछ भी स्वीकार नहीं करता। हम देखते हैं कि प्लेटो ने भी राज्य को ये अधिकार प्रदान किया है और राज्य में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन से संबंधित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों के लिए, फासीवाद और प्लेटो दोनों के लिए, राज्य साध्य है और व्यक्ति एक साधन मात्र है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दोनों ही विचारधाराएं सर्वशक्तिमान राज्य अर्थात राज्य की सर्वोच्च सत्ता में विश्वास करते हैं। हम देखते हैं कि जो फासीवादी विचारधारा है वो राज्य को सर्वोच्च सत्ता सौंपकर कानूनों को ख़त्म कर देना चाहते हैं, कानूनों का उन्मूलन कर देना चाहते हैं। और इसी प्रकार प्लेटो के दर्शन में भी हम देखते हैं कि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है वो भी राज्य की सर्वोच्च सत्ता है और जिसे कानूनों की किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इसी प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही विचारधाराओं में जनता के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है, जनता के कर्तव्यों का विवेचन मिलता है, जबकि अधिकारों की उपेक्षा की गई है। फासीवाद में ये माना जाता है कि नागरिक जो हैं वो राष्ट्र की आलोचना नहीं कर सकते, केवल उन्हें राष्ट्र पर विश्वास करना है, राष्ट्र की आज्ञाओं का पालन करना है और उन्हें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है और कर्तव्यों का पालन करने के लिए उन्हें अपने प्राण तक भी दे देने हैं। और प्लेटो भी नागरिकों को यही उपदेश देता है। प्लेटो मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए यदि कोई सबसे बड़ा धर्म है और यदि उनके जीवन का कोई उद्देश्य है तो वो है अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही जो विचारधाराएं हैं वो जनता के कर्तव्यों के का ही वर्णन करते हैं, न कि उनके अधिकारों का। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि दोनों ही विचारधाराएं राज्य नियंत्रित शिक्षा की बात करते हैं। अर्थात हम देखते हैं कि दोनों ही विचारधाराएं जो हैं वो राज्य की आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रदान करेंगे और इस शिक्षा के ऊपर पूरी तरीके से राज्य का कंट्रोल रहेगा, राज्य का नियंत्रण रहेगा। और यही कारण है कि दोनों ही विचारधाराएं अपने नागरिकों के लिए सैनिक प्रशिक्षण की पक्षधर रही हैं ताकि राष्ट्र के लिए सैनिक आदि का निर्माण किया जा सके या सैनिक आदि बनाए जा सकें। इसी प्रकार हम ये भी देखते हैं कि दोनों ही जो विचारधाराएं हैं वो अंतर्राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं।
फासीवाद के लिए एक राष्ट्र राज्य ही वास्तविकता है और इसी प्रकार प्लेटो के लिए भी नगर राज्य जो है वो सबसे बड़ी वास्तविकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही जो विचारधाराएं हैं वो अंतर्राष्ट्रवाद का विरोध करते हुए सीमित क्षेत्र की अवधारणा पर बल देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उपरोक्त समानताओं के आधार पर ये तो कहा जा सकता है कि प्लेटो फासीवाद का प्रवर्तक था, परंतु ये कहते समय हमें इन दोनों के बीच के अंतर को नहीं भुलाना चाहिए। दोनों विचारधाराओं का यदि हम गहनता से अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि दोनों विचारधाराओं के बीच में कुछ मूलभूत अंतर भी हैं, जो कि इस प्रकार से हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक तरफ प्लेटो जो था वो विवेक की, ज्ञान की, सद्गुणों की, भलाई की, न्याय की आदि की बात करता था, जबकि दूसरी ओर यदि हम फासीवादी विचारधारा के प्रवर्तक मुसोलिनी की हम बात करें तो वो बुद्धि विरोधी था, वो तर्क विरोधी था, वो अवसरवादी था, वो युद्ध प्रिय था, वो साम्राज्यवादी था और संघर्ष प्रिय विचारों का समर्थक था, जबकि प्लेटो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसी प्रकार यदि हम दार्शनिक राजा की निरंकुशता के संदर्भ में हम बात करें तो हम देखते हैं कि प्लेटो अपना जो दार्शनिक राजा था उसको न्याय और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का दायित्व सौंपकर उसकी निरंकुशता को कहीं ना कहीं सीमित रखने का प्रयास करता है, जबकि फासीवाद एक तरीके से बिल्कुल निरंकुश अधिनायकवाद का समर्थक है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो अपने दार्शनिक राजा को उच्च शिक्षण और प्रशिक्षण के बाद शासन का अधिकार देता है, जबकि जो फासीवादी विचारधारा है उसके अंतर्गत विवेक और ज्ञान आदि के प्रति पूर्णतया उपेक्षित दृष्टिकोण को अपनाया गया है। हम देखते हैं कि जो प्लेटो का दार्शनिक राजा है उसके ऊपर एक तरीके से बिल्कुल निरह फकीर का जीवन बिताने की बाध्यता है, उसे परिवार और संपत्ति से वंचित किया जाता है। फासीवादी विचारधारा में कोई भी व्यक्ति या संस्था या समुदाय अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को, अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए ही वो अधिनायक बनता है। युद्ध के संबंध में यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो फासीवादी विचारधारा के समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि राष्ट्र को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए निरंतर युद्ध करते रहना चाहिए और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध का सहारा लेना चाहिए, जबकि प्लेटो के संदर्भ में हम देखते हैं कि प्लेटो इस प्रकार के युद्धों का कतई समर्थन नहीं करता है। हम देखते हैं कि प्लेटो जहाँ अपने छोटे से नगर राज्य को आत्मनिर्भर बनाना चाहता था, वहीं दूसरी ओर फासीवादी मुसोलिनी जो था वो इटली के विस्तार के लिए साम्राज्यवादी धारणा का समर्थक था। न्याय के संदर्भ में यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि प्लेटो के लिए कर्तव्य पालन, कार्य विशिष्टता और अहस्तक्षेप ही न्याय है, जबकि फासीवादियों के लिए शक्ति ही सब कुछ है। इसी प्रकार यदि विधि निर्माण के संदर्भ में भी हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो प्लेटो का दार्शनिक राजा है वो ज्ञान, संयम, विवेक और निष्पक्षता के आधार पर विधि का निर्माण करता है, विधि का परिचालन करता है, जबकि फासीवाद में केवल अपनी शक्ति के आधार पर ही विधियों का, कानूनों का, संविधान का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही विचारधाराओं में कुछ मूलभूत अंतर भी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो और फासीवाद में जहाँ कुछ समानताएं हैं वहीं दोनों के बीच में कुछ असमानताएं हैं। तो इन समानताओं और असमानताओं के अध्ययन और विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो को न तो फासीवाद का प्रवर्तक कहा जाना चाहिए और न ही इतिहास का पहला फासीवादी कहना उचित है। फासीवाद, हम देखते हैं कि फासीवाद और प्लेटो में लोकतंत्र का जो विरोध होता है उसके कारण भी अलग अलग हैं। प्लेटो लोकतंत्र का विशेषतः इसलिए विरोध करता है, इसलिए खंडन करता है क्योंकि उसके गुरु सुकरात को जहर दे दिया गया था और जैसे जैसे उसके मन में इस घटना की स्मृति मंद पड़ती जाती है वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि लोकतंत्र के प्रति उसकी जो आलोचना है, लोकतंत्र के प्रति जो उसकी कटुता है वो भी कम होती चली जाती है। हम देखते हैं कि प्लेटो का जो राजनीतिक दर्शन है वो उसके युग में प्रचलित विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के विवेचन का परिणाम था, जबकि दूसरी ओर फासीवाद की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि फासीवाद जो है वो भिन्न भिन्न परिस्थितियों का परिणाम था। इसलिए केवल कुछ स्थूल समानताओं के आधार पर हम प्लेटो के राजनीतिक दर्शन को फासीवादी नहीं कह सकते हैं। हम देखते हैं कि प्लेटो के अलग अलग ग्रंथों में पूरी तरीके से एक विचार उपस्थित नहीं किए गए हैं, बल्कि अलग अलग विचार हैं। रिपब्लिक में जहाँ प्लेटो राज्य को निरंकुश रखता है, वहीं हम देखते हैं कि लॉज पुस्तक में वह राज्य को, कानून को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए प्लेटो के राजनीतिक दर्शन को फासीवादी कहना बिल्कुल गलत होगा। अतः हम कह सकते हैं कि प्लेटो को फासीवादी चिंतक कहना उसके राजनीतिक चिंतन और स्वयं प्लेटो के प्रति
अन्याय होगा। तो हम देखते हैं कि आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।